स्वागत दोस्तों अपने चैनल में वीडियो के साथ आगे सामने मोदी यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आखिरकार तेजस्वी यादव का रथ आगे निकल चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे एक एक दिन के अंदर पांच अलग अलग विधानसभाओं के अंदर जबरदस्त तरीके की भीड़ जुटाकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की 20 साल पुरानी सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे कैसे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह और अनंत सिंह, जिनके आगे बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लोगों ने घुटने टेक रखे हैं, दोस्तों तेजस्वी यादव दे आए हैं बड़ी चुनौती। बताएंगे क्या है पूरा मामला और कौन सी तस्वीर तेजस्वी यादव की भाजपाइयों और एनडीए गठबंधन वालों को चुभने लगी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर प्रियंका गांधी बिहार में कब आ रही है दोस्तों, इसे लेकर पप्पू यादव की ओर से ऑफिशियल जानकारी दी गई है। बताएंगे कौन सी तारीख पर उनका कार्यक्रम होने जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में जनसुराज पार्टी ने भी दिया है जनता दल यूनाइटेड को तगड़ा झटका। बताएंगे कौन से नेता उधर से उधर पलटी मार रहे हैं दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के एक और सहयोगी ने बीजेपी को दी है खुली चुनौती। बताएंगे कैसे भाजपा के मंच से हुई बेइज्जती तो आ गए खुद से मैदान में और बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार बदलाव को तैयार है और बिहार में हवा चल रही है इस बार परिवर्तन की, और लोग बोल रहे हैं कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चाहिए और इस बार 5 से 25 बहुत हुए नीतीश, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर की जगह चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पहले दिन तेजस्वी यादव लाल कलर का टी शर्ट पहनकर पहली बार यात्रा की शुरुआत करते दिखाई दिए दोस्तों, जहां पर उनको पहले दिन जबरदस्त तरीके का जन समर्थन मिला। जहानाबाद से लेकर नालंदा तक में, यानी नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र तक में उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा कर दिया दोस्तों। और तस्वीरें देखकर एनडीए गठबंधन वालों के होश तो कम से कम उड़े हैं। बेचैनी रात में बढ़ने वाली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने दूसरे दिन ये बेचैनी और ज्यादा बढ़ा दी है दोस्तों। आपको बता दें कि बीते दिन जब यात्रा शुरू की गई दोस्तों, तो तेजस्वी यादव ने 5 विधानसभाओं को एक साथ नापने का प्लान बनाया दोस्तों। यात्रा शुरू हुई पटना से, जो आगे बढ़ते बढ़ते बेगूसराय पहुंच गई दोस्तों। दरअसल इस बार तेजस्वी यादव लाल कलर के टी शर्ट में नजर आ रहे थे और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तेजस्वी यादव बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे दोस्तों, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि हम हैं तैयार बदलाव के लिए, क्या आप हैं तैयार? तो सभी लोगों ने बोला कि बिल्कुल हम भी आपके साथ में तैयार है। ग्रीन टी शर्ट में तेजस्वी यादव ने इस दौरान पार्टी के लोगों को अपने बस रूपी रथ से संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन को हटाना है, यानी एनडीए का मतलब होता है नहीं दिया अधिकार। 20 सालों से इन लोगों ने बिहार वासियों को नौकरी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बुनियादी सुविधाएं और सेवाओं का कोई अधिकार नहीं दिया, इसीलिए हमको एनडीए को हटाना है। एनडीए मतलब नहीं दिया अधिकार, पार्टियों को यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर वापस भेजना है। इसके बाद तेजस्वी यादव आगे बढ़ते बढ़ते बाढ़ विधानसभा क्षेत्र पहुंचते हैं दोस्तों, जहां पर उनका पूरा कार्यक्रम होता है। और इसके बाद अनंत सिंह के इलाका कहे जाने वाले मोकामा पहुंचते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि मोकामा में 2 दिन पहले एनडीए गठबंधन के सारे लोग अनंत सिंह के मंच पर मौजूद रहते हैं दोस्तों, और अनंत सिंह को मोकामा की जिम्मेदारी देते हैं कि एनडीए गठबंधन को यहां पर जितनी सीटें मिलेगी वो अनंत सिंह की कृपा से मिलेगी, और एनडीए गठबंधन वालों ने सारी जिम्मेदारी अनंत सिंह के झोली में डाल दी दोस्तों। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने क्लियर कट मैसेज दिया है दोस्तों कि पिछली बार यहां से आरजेडी जीती थी और इस बार भी आरजेडी ही जीतेगी। और तेजस्वी यादव इस दौरान मोकामा में घुड़सवारी करते दिखाई दिए दोस्तों। आपको बता दें कि घुड़सवारी की तस्वीरें भी तेजस्वी यादव की जमकर वायरल हो रही है, जिसमें अपने बस रूपी मंच से नीचे उतरकर उन्होंने घुड़सवारी करते हुए समर्थकों के बीच में मोकामा के अंदर स्पष्ट कर दिया कि मोकामा में कोई छोटे सरकार नहीं बल्कि मोकामा में बड़े सरकार है, यानी राष्ट्रीय जनता दल का दबदबा देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको बता दें कि पिछला चुनाव जीतने के बाद आरजेडी इस बार पूरी तरीके से तैयार है अनंत सिंह और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सबको शिकस्त देने के लिए दोस्तों। आपको बता दें कि जो नारा राष्ट्रीय जनता दल दे रही है वो है नव जागरण, नौकरी का परचम, पलायन मुक्ति का महासंग्राम, महंगाई के खिलाफ दिन रात आपके साथ आपके लिए तेजस्वी यादव। और मोकामा के अंदर तेजस्वी यादव रात्रि सभा करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों, जहां पर विशाल जन सैलाब को संबोधित कर रहे थे, यानी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मोकामा अब पलटी मारने को तैयार है। और घुड़सवारी करके स्पष्ट मैसेज भेजा गया है उन लोगों को जो लोग मोकामा पर एक छत्र राज की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की परिवर्तन हर कोने के अंदर होगा, कहीं पर कोई भी बाहुबली नहीं है, हर जगह जनता ही बाहुबली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए तेजस्वी यादव बोले, कहा रात्रि यात्रा में चूहों की कहानी सुनो। चूहा सरकार ने एनडीए सरकार से मान्यता प्राप्त भ्रष्टाचार के लिए चूहों को दोषी ठहराया है। 20 वर्षों में भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार के आधिकारिक बयान के अनुसार बिहार में चूहों ने थाने में रखे 9 लाख लीटर शराब गटक ली। बिहार में चूहों ने 1100 करोड़ रुपए के नवनिर्मित बांध कुतर दिए। बिहार में चूहों ने 7,819 करोड़ की लागत से निर्मित 113 पुल पुलिया कुतर दिए, जिससे बिहार में इतने पुल पुलिया भरभरा
जाकर गिर गए। भ्रष्ट सुशासनी सरकार ने चूहों पर ठीकरा फोड़ दिया। बिहार के चूहों ने एनएमसीएच अस्पतालों में नवजात की उंगली कुतर डाली। बिहार के चूहों ने पोस्टमार्टम में रखी डेड बॉडी की आंखें निकाल ली। बिहार के चूहों के कारण जल संसाधन विभाग को हजारों करोड़ का नुकसान हो गया। बिहार के चूहे हजारों करोड़ बाढ़ राहत सामग्री को खा गए। यानी बिहार में चूहा सरकार एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बना हुआ है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जिन लोगों को चूहा बता रहे हैं दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार का ठीकरा चूहों के ऊपर फोड़कर कौन लोग काजू की रोटियां खा रहे हैं। दो शब्द उनके बारे में भी लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आप बिहार को लूटने से बचाना है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतर रही है दोस्तों। तेजस्वी यादव 20 तारीख तक अपनी बिहार अधिकार यात्रा कर रहे हैं और उसके बाद 26 तारीख को खगड़िया में कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी नवरात्रि के मौके पर पार्टी की ओर से बिगुल फूकेंगी दोस्तों। पप्पू यादव ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि प्रियंका गांधी बिहार में परिवर्तन लेकर आएंगी और इसके लिए महिलाओं को, खासकर जो बिहार की महिलाएं हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है दोस्तों। नवरात्रि के मौके पर महिलाओं से संपर्क साधकर महिला सशक्तिकरण की और प्रदेश को ले जाने का वादा किया जाएगा और ऐसे में देखते हैं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की ओर जोड़ने का प्रयास प्रियंका गांधी जो कर रही है उसको कितनी सफलता मिलती है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक 24 सितंबर को करने जा रही है, जिसमें बिहार को लेकर चर्चा होगी दोस्तों। बल्कि सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक 24 सितंबर को बिहार में ही करने की चर्चा चल रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ कैंपेन और बिहार चुनाव की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। यानी सारे वरिष्ठ नेता बिहार में सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद रहेंगे दोस्तों। यानी मैसेजिंग की जा रही है कि सारे नेताओं को बिहार लेकर ही चले, यानी पूरा कैंपेन एक साथ लॉन्च किया जाए। अगर आप भी मानते हैं कि यह सही फैसला लिया गया है कि जहां पर चुनाव है वहीं पर सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई जाए तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर बीजेपी और एनडीए गठबंधन वालों को तीन पार्टियों ने बुरी तरीके से घेर रखा है दोस्तों। एक है राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा है कांग्रेस पार्टी और तीसरी पार्टी जनसुराज पार्टी है दोस्तों, जो अपने अपने हिसाब से लगातार एनडीए गठबंधन वालों को एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में जनसुराज पार्टी ने एक और तगड़ा झटका दिया है दोस्तों। गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र से 3 बार की विधायक मीना द्विवेदी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। सूत्रों के अनुसार मीना द्विवेदी ने लगातार उपेक्षा और समर्थकों की अनदेखी से नाराज होकर प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली पार्टी जनसुराज पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। मीना द्विवेदी का परिवार गोविंदपुर सीट पर 3 पीढ़ियों से राजनीति करता आ रहा है दोस्तों। उनके ससुर, उनके पति और खुद मीना द्विवेदी तीनों के तीनों विधायक रहे हैं दोस्तों। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड से अलग थलग होने के बाद अब वो जनसुराज पार्टी में आ गई है, तो हो सकता है उनको टिकट भी दिया जाए और मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि जनसुराज पार्टी पर जितने जनता दल यूनाइटेड के पूर्व नेता चुनावी मैदान में उतरेंगे दोस्तों, उतना ज्यादा इंडिया गठबंधन को फायदा मिलेगा और एनडीए गठबंधन के वोट डिवाइड होंगे। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जनसुराज मिलकर नीतीश कुमार की 20 साल पुरानी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बुलवाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और जनसुराज पार्टी की क्या भूमिका देखते हैं ये भी जरा लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह हाथरस के अंदर अपना दौरा करने जा रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी बीजेपी के नेता के द्वारा किए गए हरकत को लेकर अब जवाब देने जा रहे हैं दोस्तों। दरअसल पूरा मामला तब हुआ जब पंजाबी दरबार में हरियाणवी गायक एनडी जाट को गाने से रोक दिया गया दोस्तों। यानी आरएलडी पार्टी के लिए एक गाना लिखा था हरियाणा के गायक एनडी जाट ने। आरएलडी आई रे जो देश के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था दोस्तों, काफी प्रसिद्ध गाना है आरएलडी आई रे, और इस गाने के जो गायक हैं उनको पंजाबी दरबार में गाने से रोक दिया गया। आपको बता दें कि 14 सितंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, पंजाबी दरबार कार्यक्रम। इस दौरान गायक एनडी जाट अपना प्रस्तुति दे रहे थे और गाना गा रहे थे। कार्यक्रम के संयोजक और बीजेपी के पूर्व विस्तारक अंकित गौड़ ने इस गाने को बंद करवा दिया दोस्तों, जिसके बाद एनडी जाट की प्रस्तुति को रोक दी गई, यानी सिंगर को गाने से रोक दिया गया दोस्तों। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित किया गया, जिससे मामला काफी गर्मा गया दोस्तों और आरएलडी के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और एनडी जाट को प्रस्तुति नहीं करने देने को लेकर विरोध जताया दोस्तों। और इसके बाद अब बीजेपी के लोगों को तगड़ा झटका देते हुए सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि अब वो एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद कार्यक्रम मेला पंडाल में सुनिश्चित होगा, यानी आरएलडी के समर्थन में गाना गाने वाले एनडी जाट को सम्मानित करने के लिए खुद जयंत चौधरी आ रहे हैं दोस्तों। और ये साफ तौर पर संकेत है कि जयंत चौधरी बीजेपी के नेता को मैसेज देना चाहते हैं। आपको
बता दें कि आरएलडी और बीजेपी के नेताओं के बीच में तनातनी लगातार सामने आती रहती है दोस्तों। एक बार फिर से ये नया मामला सामने आया है जहां पर आरएलडी के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का अपमान किया गया दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपाई बार बार आरएलडी का अपमान करके, उनके समर्थकों का अपमान करके मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और उसके नेता आरएलडी को भाव नहीं देते, ऐसे में दोस्तों अगर आरएलडी वालों को सम्मान चाहिए तो उनको एनडीए गठबंधन छोड़कर इंडिया अलायंस के साथ में आना पड़ेगा। लेकिन शायद कुछ सीटें जीतने के लिए और सरकार के जांच एजेंसी के दबदबे से बचने के लिए इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में गए हैं और इसीलिए बार बार अपमानित होना पड़ रहा है। जो भी आपकी राय है दोस्तों पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां मीराबेन का एआई वीडियो तत्काल हटा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो को हटा दिया दोस्तों। कांग्रेस की बिहार यूनिट ने इस वीडियो को हालिया समय में सोशल मीडिया पर डाला था, जिसे लेकर जोरदार विवाद हुआ था दोस्तों। इसके बाद बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को लेकर कई सारे आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने तो वीडियो हटा दिया, भाजपाई कब वीडियो हटाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई सारे विवादित वीडियो डाले थे दोस्तों और कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती बल्कि दोनों हाथ से बजती है, इसीलिए अगर नरेंद्र मोदी का सम्मान चाहते हैं तो भाजपाइयों को कांग्रेस पार्टी का सम्मान करना पड़ेगा, वरना कांग्रेस के कार्यकर्ता मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे दोस्तों। ऐसे में अब देखते हैं सोनिया गांधी जी को लेकर विवादित पोस्ट करने वाले आईटी सेल भाजपा वालों के द्वारा कब सारे पोस्ट डिलीट किए जाएंगे जिसमें उनको अपमानित किया गया था। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे के बाद उम्मीदवारों को छात्र संगठनों के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्रकार के विजयी रैली में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेले की पीठ ने कहा कि अदालत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रही, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक क्रम में नहीं हुआ तो दिल्ली विश्वविद्यालय संघ के चुनाव, छात्र संघ के चुनाव पदाधिकारियों के कामकाज पर भी रोक लगाई जा सकती है। यानी जो चुने जाएंगे और अगर वो बवाल करने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन हो सकता है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखते हैं आज किस तरीके का इलेक्शन होता है और रिजल्ट किस तरीके का आता है दोस्तों। रात तक इलेक्शन के रिजल्ट भी आ जाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते दिन नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था दोस्तों। भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के तौर पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर सांकेतिक विरोध किया गया दोस्तों। चाय पकौड़े का स्टॉल लगाया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि प्रधानमंत्री वोट चोर के साथ नौकरी चोर भी है, इसलिए हमने नौकरी चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगाया है। यानी केवल वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा नहीं है बल्कि नौकरी चोर गद्दी छोड़ का भी नारा लग रहा है। ऐसे में इंडियन यूथ कांग्रेस के साथ में अलग अलग तरीके के और भी संगठन प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं दोस्तों। इससे पता चलता है कि इंडियन यूथ कांग्रेस हर एक मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों और ये कहीं ना कहीं इंडियन यूथ कांग्रेस की तत्परता को दिखाता है। दो शब्द आप इस पूरे प्रकरण पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान किया जाएगा दोस्तों। चुनाव आयोग की ओर से अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि मतदान के तारीखों के ऐलान के पहले नई गाइडलाइंस जारी की गई है। आयोग बिहार में एक नए प्रयोग की शुरुआत कर रही है दोस्तों, जिसके तहत ईवीएम बैलेट पेपर से अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो निकलने वाले हैं। इससे पहले फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि अब रंगीन फोटो निकलने चाहिए। इससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट वाली सिस्टम था दोस्तों। चुनाव आयोग ने निर्देश देते हुए और भी कई बातें कही है दोस्तों। उम्मीदवारों का चेहरा बैलेट पेपर पर 3/4 हिस्से को घेरेगा। इससे मतदान में मतदाता को पहचान करने में आसानी होगी। इसके अलावा क्रम संख्या को भी अब पहले से ज्यादा प्रमुखता के साथ दिखाया जाएगा। यह पहल चुनाव में पारदर्शिता को बढ़ाने के साथ साथ मतदाताओं के लिए सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जामताड़ा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगी बल्कि जनता और चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे। ठाकुर ने साफ कहा कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और जीत के बाद जनता के द्वारा चुने गए विधायक ही आगे निर्णय लेंगे। यानी बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर मीडिया वाले बहस छेड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पर कोई ना कोई ऐसा जवाब देगी जिससे गठबंधन में दरार पड़े। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया है उसका ही इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पहले विधायक चुने जाएंगे और विधायक ही अपना नेता चुनेगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये तो सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद बार बार कांग्रेस पार्टी के लोगों से बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि क्या तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मानता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी तक ये बोल नहीं रही दोस्तों। कारण है कि अभी सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है, लेकिन सबको पता है, कॉमन सेंस है कि तेजस्वी यादव ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। जब सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है तो
नेतृत्व भी तेजस्वी यादव का होगा, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। इसके बावजूद बार बार कांग्रेस पार्टी के पास जाकर मीडिया वाले कुछ ना कुछ बयान दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के विधायक के वाई नानजे गौड़ा के चुनाव को रद्द कर दिया है दोस्तों। विधानसभा चुनाव 2023 में मालूर की सीट पर वोट डाले गए थे। जब दोबारा वोटिंग कराने की मांग की गई दोस्तों, तो कोर्ट में यह मामला सुनवाई में गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी एस मंजीनाथ गौड़ा की याचिका को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। और मंजीनाथ गौड़ा के द्वारा गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है दोस्तों। और कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि अभी जो जीते हुए उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी के विधायक है, उनकी विधायकी को होल्ड पर रखा जाता है, यानी मतगणना दोबारा कराया जाएगा और फिर तय किया जाएगा कि असली में विजेता कौन है। यानी गड़बड़ी के आरोप लगे थे मतगणना के टाइम में, जबकि दोस्तों उस समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी कर्नाटका में और देश के अंदर और हर जगह। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता पर आरोप लगा है कि मतगणना के टाइम में धांधली हुई है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि काफी आश्चर्यजनक बात है कि एक ऐसी पार्टी जो दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, उसके नेता पर आरोप लगा है कि मतगणना में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। हालांकि कोर्ट ने पहली बार इस तरीके का आदेश जारी किया है दोस्तों, जहां पर विधायक के चुनाव को लेकर रोक लगा दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में कई सारी सीटों को लेकर और भी चैलेंज सामने आएंगे और कांग्रेस पार्टी कई सारे सीटों पर बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवार को इसी तरीके से घेरेगी दोस्तों। और मतगणना के शुद्धता को लेकर सवाल खड़ा किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब ये केस इंडिया गठबंधन के लिए एक एग्जाम्पल बन गया है, जिसके आधार पर वो कई सारे और भी बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों की शिकायत कोर्ट में जाकर करेंगे। आप लोग की क्या राय है दोस्तों, पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता की है दोस्तों। इस दौरान सपा के चीफ ने कहा कि जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराया जाएगा, उसी बुलडोजर को खोजकर उनका भी स्मारक गिराया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने कई लोगों के घर गिराए। ये लोग कमजोर को डराते हैं, मगर जब कमजोर को मौका मिलेगा तो भी इनका इलाज किया जाएगा, तो इनका भी इलाज किया जाएगा। दरअसल ये पूरा विवाद मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय को लेकर है दोस्तों। यहां पर स्थित सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त कर दिया गया। इसके बाद प्रशासन ने कार्यालय खाली करने का लेकर मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया है। मुसलमानों और यादव और ब्राह्मण भाइयों के घर गिराए गए। अखिलेश यादव ने यह बयान देकर बीजेपी को चौतरफा घेरा है दोस्तों। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए स्पष्ट कह देते हैं कि मैं 2027 का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर और पीडीएस समाज के लोगों को संगठित करके उनके अंदर चेतना पैदा करके समाजवादी पार्टी की तरफ बड़ी संख्या में लेकर आना है और ठीक ठाक भागीदारी समाजवादी पार्टी में उनको दिलवाना है। राजकुमार भाटी ने ये स्पष्ट बोला है कि वो सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाएंगे। साफ तौर पर दोस्तों किसी नेता का ये बोल देना कि उनको टिकट नहीं चाहिए, इससे पता चलता है कि वो किसी विचारधारा को लेकर कितने समर्पित है, कि वो चाहते हैं कि समाज के लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ा जाए और कोशिश किया जाए कि समाजवादी पार्टी उनको एक बड़ी भूमिका, बड़ी भागीदारी एक समाज को दे और इससे दोनों का फायदा होगा, संगठन का भी फायदा होगा और समाज के लोगों का भी फायदा होगा, दोनों का विकास होगा। आप लोग इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस मामले में पराली जलाने वालों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान क्यों नहीं किया जा रहा है, सरकार कार्रवाई से कतरा क्यों रही है, कुछ लोगों को जेल भेजने से बड़ा संदेश जाएगा। जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि हम किसानों का सम्मान करते हैं क्योंकि वे हमें खाना देते हैं, लेकिन किसी को भी पर्यावरण को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप किसानों के लिए कुछ दंडात्मक प्रावधानों का इस्तेमाल करिए, यानी प्रावधान ऐसे बनाइए जिससे कहीं ना कहीं एक डर हो कि हम एनवायरमेंट को खराब ना करें। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, ऐसा ही किया जाना चाहिए क्योंकि एनवायरमेंट खराब होने से लोगों को भारी नुकसान होता है, कई लोगों की जानें चली जाती है दोस्तों, लोगों को फेफड़े का इंफेक्शन भी हो जाता है, जिससे कई लोगों की मौत दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में होती है दोस्तों। पराली एक बड़ा कारण है। इस पूरे मामले पर भाजपा सरकार की जो नीति है दोस्तों वो स्पष्ट दिखाई देती नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि पॉल्यूशन के मामले को लेकर देखते हैं इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार क्या करती है, जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर अभी तक आरोप लगाती आ रही थी दोस्तों, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बाढ़ से खासकर जो जल जमाव की स्थिति दिल्ली में होती थी, उसे लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर आरोप लगाए जाते थे कि वो काम अच्छे से नहीं कर रहे, लेकिन अब बीजेपी की सरकार होने के बावजूद इस मानसून के अंदर दिल्ली ने कई जगह पर पानी की समस्या देखी दोस्तों, यानी जल जमाव की समस्या देखी और कुछ भी नहीं सुधरा। इससे पता चलता है कि भाजपा वाले
वाले केवल दावा कर रहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने एसआईआर के मामले को लेकर फिर से बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है। दोस्तों अखिलेश यादव ने एसआईआर के मामले पर कहा कि महोबा में एक ही पते पर 4000 से ज्यादा लोगों के वोट दर्ज हैं। नोएडा में भी इसी तरीके का मामला सामने आया था। ऐसे में दोस्तों अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी के पास है नकली आधार बनाने की मशीन, इसका इस्तेमाल ये लोग करते हैं और कई लोगों के नकली वोटर आईडी कार्ड भी ये लोग बनवा देते हैं। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव और राहुल गांधी सबके सब वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं एसआईआर के मुद्दे पर और तमाम अन्य मुद्दे को लेकर भी दोस्तों बीजेपी को घेर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर यही सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है और लगातार लोगों के बीच में इन्हीं मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।